उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनके स्थान पर अच्छे ईमानदार लोग लगाने चाहिए। उस विभाग को बंद नहीं किया जाता है। तो इन्होंने तो वहाँ से सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड बंद कर दिया। आज प्रदेश के नौजवान बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखे हैं इससे पहले के, उनके रिजल्ट नहीं निकाले जा रहे। इन्होंने कहा कि 1 लाख नौकरियाँ हर साल देंगे, तो नौकरियाँ कहाँ मिल रही हैं? एक नौकरी नहीं मिली। और दूसरा है, इन्होंने सरकार बनने के तुरंत बाद सरकार एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, एक सरकार आती है दूसरी आती है, चलता है, काम चलते रहते हैं। और इन्होंने आते ही जो पिछली सरकार ने कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले थे, तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट खोले थे, कुछ भी खोला था, इन्होंने आते बंद कर दिए। मेरे चुनाव क्षेत्र में जयराम ठाकुर जी ने एक IPH का डिवीज़न और एक इलेक्ट्रिकल डिवीज़न 2 खोले सुरैनपुर में, आते बंद कर दिए। कई हॉस्पिटल थे वो बंद कर दिए। मैंने इनको कहा, ये सुरैनपुर में आए, मैंने इनसे कुछ डिमांडें रखी, इसमें 6 मांगे थी। इन्होंने कहा कि जल्दी ही IPH का और PWD का ना इसका इलेक्ट्रिकल डिवीज़न खोल दिए जाएंगे, और 4 मांगे और थी। घोषणा इन्होंने करी, आज तक वो घोषणाएं पूरी नहीं हुई। साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया। मैं बार बार इनको मिलता रहा कि जी उनको आपने कमिटमेंट करी। लोग मुझे पूछ रहे हैं, क्योंकि वो चुने हुए व्यक्ति को पूछेंगे लोग। तो ये नेगेटिव पॉलिटिक्स इन्होंने करी। और एक मैंने डिग्री कॉलेज मांगा था, उसकी नोटिफिकेशन हो गई। एक सिविल हॉस्पिटल मांगा था, 50 बेडेड सिविल हॉस्पिटल है पहले ही, पर बेड कैपेसिटी बढ़ाने की बात कही थी। वाला जो एक्सरा मशीन जो है उसका भी 1 हफ्ते में कोई बाहर से आता है, बंदा मीरपुर से आता है। तो मतलब ये सारी की सारी स्थितियां जो थी, काम आपके करने नहीं, ऊपर से जो कहीं सामने अप्रूव चीज हो जाए। अगर आपके काम नहीं कर रहे थे, आप तो MLA थे कांग्रेस के ही आप। मैंने इनको कई बार आग्रह किया कि भाई कुछ नहीं करना, मेरे काम तो करिए। आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 13 अप्रैल जो कि कल है, पिछले साल 13 अप्रैल को हमारी एक NGO है, NGO के माध्यम से हमने इंटरनेशनल यूथ डे था, हमने यहाँ मनाया। और वहाँ पर जिले के मैंने MLAs को बोला, मैं कह रहा यूथ का कार्यक्रम है, आप भी आएँ। वो सुखू जी ने रोक दिए। एक इंडिपेंडेंट MLA उस कार्यक्रम में आ गए और उनको इतनी सजा दी और कहा कि आपने गलत काम किया है, आपको उसकी सजा मिलेगी, कि आप राजेंद्र राणा के कार्यक्रम में चले गए। और 6 महीने मुख्यमंत्री उनसे रहे, वो गिड़गिड़ाते, पैर भी छुए, गाड़ी में भी छुए, नदौन में भी छुए, उनसे वो मिले नहीं। वो इलेक्टेड MLA हैं, उनके काम तो दूर की बात। नाम बताओ ना। आशीष शर्मा जी। इन्होंने मेरे को कहा, जब मेरी लास्ट मुलाकात 20 फरवरी को हुई, उन्होंने कहा कि राजा वीरभद्र के खिलाफ भी 13 MLA होते थे, तो क्या कर लिया उन्होंने। तो एक आदमी को बार बार जलील करना, मुझे लग रहा है वो अच्छी बात है। ये खुद भी अगेंस्ट रहे हमेशा वीरभद्र सिंह के। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि सुखू जी कभी भी विपक्ष वाली पार्टी से कभी नहीं लड़े, अपने ही लोगों से लड़ते। इन्होंने हमेशा, चाहे वीरभद्र जी थे, चाहे अभी आप 9 लोग हो गए, अब ये लड़ाई इन्होंने हमेशा अपने लोगों से लड़ी है, दूसरी विपक्ष के साथ कभी नहीं लड़े, अपने लोगों से हमेशा लड़ते। राणा जी, ये जो अब बोल रहे हैं सुखू जी कि आप तो बिक गए 15 करोड़ लेके, तो ये दाग भाजपा में किस वॉशिंग पाउडर से धोएंगे आप? देखिए, मैं आपको बोलूं कि आप 15 करोड़ रुपए खा गए, तो मेरे कहने से आप खा गए क्या? सुखू ने बोला, पहले बोला काले नाग है, फिर बोला ये बिक गए, फिर बोला 15 करोड़ में बिक गए।
मैं कह रहा हूँ कि सुक्खू मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, CID डिपार्टमेंट के पास है, इंटेलिजेंस उनके पास है, 1 रुपये का भी सबूत दें कि हमने 1 रुपया भी कहीं से लिया है। मैंने अपने जीवन के 23 साल कंप्लीट करके 24वां साल जा रहा। मेरे चुनाव क्षेत्र में, प्रदेश में जगह जगह से लोग आके हज़ारों लोगों की मदद रजिंद्राणा ने की है। करोड़ों रुपए की लोगों की मदद हुई है। 7,000 गरीब बच्चियों की शादियों में योगदान हुआ। 10,000 से ज़्यादा वो लोग हैं जो आर्थिक तौर पर पिछड़े थे, गरीब थे, और उनको आर्थिक मदद करी गई है। कितने मेडिकल कैंप यहाँ लगाए हैं। 7 बार 600 महिला मंडल जो है उनको 7 बार सम्मानित। वो मेरे खिलाफ, मेरे साथियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराएं, और उन्हें हमने कुछ खाया है तो उनके पास कुछ सबूत है उसको, क्योंकि सबूत के बिना बात नहीं होती। किसी को आरोप लगाने से आदमी कोई आरोपी नहीं बन जाता है, उसके लिए सबूत चाहिए होता है। इसलिए मन घड़ंत हड़बड़ाहट में, जैसे होता है ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाला काम हो गया। अरे आप क्लेम कर रहे थे कि 43 MLA हैं, 2 खिसक जाएंगे तो क्या हो जाएगा। आपके MLA 43 से 34 रह गए। आपको इस बात का एहसास करना चाहिए कि किस लिए आपके MLA छोड़ के गए। इसका मतलब कि आप नालायक हैं। जो आदमी नालायक होता है उसको छोड़ के जाते हैं, लायक आदमी को कोई नहीं छोड़ के जाता है। इसलिए ऐसी बातें करना मुझे लग रहा है कि ये सही नहीं है। किसी को भी झूठे आरोप लगा देना, अपनी कमियों को नहीं, कि आपकी कमी की वजह से, आपकी नालायकी की वजह से ये लोग छोड़ के गए। अन्यथा ये बताइए कि 1.25 साल के बाद किसको चाहिए, कौन चाहेगा कि वो दोबारा से चुनाव में जाए। और ये कांग्रेस का मुझे लग रहा है कि पूरी तरह जहाज डूब चुका है। ये सरकार वेंटिलेटर पर है। ये सरकार की सांस जो है अंतिम सांस ले रही है, और जैसे ही रिजल्ट आएंगे और लोग हैं। अब सुक्खू जी को ये पूछना चाह रहे हैं कि आप ये बताइए कि आपको MLAs के ऊपर इतना ही भरोसा है तो 43 से 34 कैसे रह गए, और दूसरा जो बचे हैं उनके ऊपर पुलिस का गहरा बहुत जबरदस्त पहरा क्यों लगा के। मैं उस बात पे आ रहा था। अब आपने पीछे मैं आपका बयान देख रहा था, आप कहते 4 और आ रहे हैं कांग्रेस के यहाँ। इतने विश्वास के साथ कैसे आप कहते हैं? इसका मतलब कोई हॉर्स ट्रेडिंग अभी भी हो रही है, बिक रहे हैं इसका मतलब MLA, और आप उनके साथ हैं। एक तरफ आप डिनाई कर रहे हैं, आपने कहा ना कि 4 लोग और आ रहे हैं। 4 नहीं, ज़्यादा होंगे। इसका मतलब हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही है। पहले मेरी बात सुनिए। ये जो MLA हैं इनको पैरा क्यों लगाया? काम इनसे हो नहीं रहे हैं। कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसे नहीं बचे हैं। ये आरोप लगाते थे बीजेपी के ऊपर कि ये जो है कर्जा लेकर सरकार चल रही है। आप ये बताओ कि आपने 14 महीने में 15,000 से ज़्यादा कर्जा ले लिया, तो इसका मतलब 60 महीने में आप 60,000 करोड़ कर्जा ले लेंगे। हर महीने 1,000 करोड़ रुपये कर्जा जो आप ले रहे हैं, तो कैसे सरकार चलेगी? आप झूठी बातें करते हैं, झूठी गारंटियाँ आप लोगों ने दी हुई हैं। तब भी मैं कांग्रेस में रहकर इनको बोलता रहा कि भाई आप झूठी गारंटियाँ मत दीजिए। कल को लोग आपको पूछेंगे, आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। 1,500 रुपया 22 लाख महिलाओं को कहाँ से देंगे? अभी भी इन्होंने कहा कि हम 15 लाख का कैबिनेट में पास कर दिया। सब झूठ का पुलंदा है। महिलाएं बोल रही हैं कि 1,500 तो क्या मिलने, 200-300 रुपये खर्च करके हमने फार्म भर दिए। तो ये सब झूठ का पुलंदा है। कहाँ 300 यूनिट बिजली बोर्ड का पैसे पहले बैठा हुआ है, वहाँ पर करोड़ों रुपए की जो करप्शन के चार्जेस जो आरोप लग रहे हैं। और अभी एक ADB का प्रोजेक्ट वाटर सप्लाई का जो शिमला में है, जो उसका कहते मुझे जानकारी है कि 100 करोड़ रुपए एडवांस दे दिया, और कोड ऑफ कंडक्ट से 1 दिन पहले दिया गया। विक्रमादित्य कहते हैं सब झूठ है। ये कल उनकी स्टेटमेंट आई है, कहते हैं ये 100 करोड़ की बातें राजेंद्र राणा कर रहे हैं, ये सारी झूठ है। ये तो बोले बहुत पहले हो चुका है। मेरे पास जानकारी है, और ये इसकी चर्चाएं हैं। ये 100 करोड़ वाली जो जानकारी है, इसकी पुख्ता जानकारी है आपके पास कि 100 करोड़ रुपया किसी विशेष फर्म को दिया गया? ये सिंगल टेंडर हुआ है। ADB का प्रोजेक्ट था ना ये? ADB का वाटर सप्लाई का है। सिंगल टेंडर हुआ है, और ये सिंगल टेंडर ही कैबिनेट में अप्रूव करके दिया गया है। और क्या ऐसी मजबूरी थी कि कोड ऑफ कंडक्ट जब घोषणा हो गई कि कल कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, उसी दिन पैसा एडवांस कर दिया गया। और बहुत सारी चर्चाएं, किकबैक हुआ उसमें। किकबैक की चर्चा है कि आपको पता है कि है? नहीं, ऐसा है, परंतु उसके अभी तक सबूत हमारे पास नहीं है, पर चर्चाएं हैं। और चर्चाएं जब होती हैं, जब आग लगती है तो धुआं निकलता है, और धुआं निकल रहा है तो कुछ ना कुछ है। और ये पैसे कहाँ कहाँ गए हैं
ये दिल्ली में कहाँ पैसा पहुंचा है, ये सब लोगों में चर्चा है इनकी। आपने अब बातें शुरू की है वाली सारी कि हयात में जाके ही रुकते हैं, हाँ। पर्टिकुलर फर्म को इनके मिलने आते हैं। अभी जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं वहाँ पे भी कुछ खास लोगों को ही हयात में बुलाया गया। कोई दुबई की बातें भी अब आने लगी कि सुक्खू जी शादी में गए। ये बातें पहले नहीं आई ना, चर्चा में नहीं आई। देखिए तो अभी आने ऐसा होता है कि जब आदमी पार्टी में एक सीमा में बंधा होता है और सीमा में रह के बात करना पड़ती है। अब हम खुले हैं। ये जो मुख्यमंत्री हैं, ये पहले मुख्यमंत्री हैं। धूमल जी मुख्यमंत्री रहे, जयराम जी रहे, राजा वीरभद्र जी रहे, और बड़ा आलीशान शानदार सीएम स्वीट जो है वो हिमाचल भवन में चंडीगढ़ में बना है। हमने सुक्खू जी से, मुझे एक बात बता दें कि सुक्खू जी जब चंडीगढ़ जाते थे तो सीएम सूट जो शानदार सूट है वहाँ पर लोगों को भी मिलते थे, तो मिल सकते थे। तो वो हयात में क्यों चले जाते थे, ताज में क्यों चले जाते थे और जाते थे, रहते थे, तो सिक्योरिटी जो है उसको क्यों हटा दिया जाता था, कौन आता था, क्या डील होती थी, ये सुक्खू जी बताएंगे क्या? मतलब आप कह रहे हैं कि वहाँ पे डील्स की जाती थी। निश्चित तौर पर क्यों सिक्योरिटी हटाई जाएगी, और हिमाचल भवन में रुकने में क्या प्रॉब्लम थी? और ये सारी डील सुक्खू जी ने की। देखिए हम तो पूछ रहे हैं भी क्या डील्स होती थी, बाकी समाज सब समझता है। राणा जी, ऐसा क्या योग है आपकी कुंडली में कि हमेशा आपकी जो लड़ाई है वो मुख्यमंत्रियों से होती है? मेरी किस मुख्यमंत्री से लड़ाई देखो है? पीछे पहले धूमल जी थे, उनके साथ आपका पंगा हुआ और उनकी वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। यहाँ पे भी आपकी लड़ाई फिर अब सुक्खू से हो गई, तो वो सुक्खू की सरकार भी जा रही है। आपका ऐसा क्या ऐसा कुंडली में ऐसा कोई योग है कि आप मुख्यमंत्री को चैन से जीने नहीं देते? लड़ाई तो ये है कि मैं कांग्रेस में रहकर एमएलए बन के कांग्रेस को मजबूत करके उनकी सरकार बनाने में हमारा योगदान है। अब बताइए कि इस सरकार को बनाने में, कांग्रेस सरकार बनाने में मेरा योगदान नहीं है? मैंने पूरे प्रदेश में दौरा किया, मैंने पूरी जो है वो कांग्रेस की लड़ाई लड़ी, उसके बावजूद भी हम लोग बाहर हुए हैं। तो जो 14 महीने में हम लोगों को अपमानित किया है, तो ये पूरा प्रदेश नहीं जानता कि राजेंद्र राणा के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ है, राजेंद्र राणा को किस तरीके से जलील किया। राजेंद्र राणा नहीं जलील हुआ है, ये सुजानपुर चुनाव क्षेत्र की जनता जलील हुई है। नहीं, जैसे आप बात हम मान ली आपने, आपकी बात से मैं कहीं ना कहीं सहमत हूँ, लेकिन विक्रमादित्य कहते हैं, सॉरी जयराम ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मंडी में, उन्होंने कहा कि जितने भी ये राजेंद्र राणा एंड पार्टी थी सारी, 6 लोग जो आप थे कांग्रेस के, उनको जो भड़काने का काम किया वो विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह ने किया। उनको भड़काया, लेकिन क्या हो गया कि सारी चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चली, तो वो पीछे आ गए। देखिए विक्रमादित्य जी 2 बार हमारे पास आए जब ये सारा घटनाक्रम हुआ। और ये घटनाक्रम क्यों हुआ, लड़ाई कहाँ से चली? हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को, आप कौल सिंह जी हैं, आशा कुमार जी हैं, रामलाल जी हैं, और कोई कार्यकर्ता जिसको आप राज्यसभा में भेजें, और हिमाचल प्रदेश का कोई व्यक्ति राज्यसभा में जाएगा, हिमाचल की वकालत करेगा, हिमाचल के हकों की लड़ाई लड़ेगा, और जो फंड्स भी आएंगे वो हिमाचल प्रदेश में लगेंगे। आप ये बताओ कि अपनी पंचायत के आपका कोई व्यक्ति प्रधान के लिए खड़ा हो जाए और एक 10 किलोमीटर दूर से खड़ा हो जाए, तो लोग स्वाभाविक है, लोग जो उसकी पंचायत का उसको वोट डालेंगे। तो हमने हिमाचल के व्यक्ति को वोट डाला, लड़ाई तो वहाँ से शुरू हुई। और जब हम लोगों ने, हमारा क्या कसूर है, हमारे ऊपर आरोप सुक्खू सरकार ने लगाया कि 28 तारीख को जब बजट पास हुआ आप मौजूद नहीं थे। मौजूद कैसे होते? 11 बजे सेशन शुरू होता है, 11:05 पे हाउस जो है वो 12 बजे तक एडजर्न किया जाता है। स्पीकर साहब ने बोला कि 12 बजे सेशन जो है शुरू होगा। हम 12 बजे तक बैठे रहे। 15 एमएलए इन्होंने बीजेपी के सस्पेंड कर दिए, और वहाँ पर उन्होंने नेचुरली अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। 100 आदमी पुलिस का और मार्शल आके उनको बाहर धकेल रहे थे। 1:30 बजे तक लड़ाई चलती रही, और स्पीकर साहब आए 2 बजे, तब तक हम लंच कर रहे थे, और बाद में आके उन्होंने जो बजट जो है जितने भी लोग थे उन्होंने पास कर दिया। हमारे यहाँ आरोप लगाया कि आप हाउस में जब बजट पास हुआ मौजूद नहीं थे। तो जब मौजूद नहीं थे इसलिए हमें फांसी की सजा दे दी, आपको बाहर कर दिया, आपको बाहर नहीं मतलब निष्कासित कर दिया। अब बताइए कि कोई आदमी मर्डर भी कर दे तो उसको भी सजा सुनाने के लिए कोर्ट में कम से कम 2 साल तो लग जाते हैं, कम से कम। 12 घंटे में सुनाई भी, 12 घंटे में अपील भी, 12 घंटे में फैसला भी, और 12 घंटे में फांसी की सजा भी। ये कैसा फैसला है, कैसी तानाशाह सरकार है, ये कैसे डिक्टेटर है? ये सुक्खू जी जो है वो मुख्यमंत्री नहीं, ये हिटलर की तरह तानाशाह बन गए हैं, डिक्टेटर बन गए हैं, और इसका आने वाले समय में भुगतान करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है? और एक बात, आपका सवाल का बीच में जवाब रह गया। इसके बाद जब इन्होंने हमें निकाल दिया, स्वाभाविक हमने अपना इंतजाम देखना था। विक्रमादित्य जी भी हमारे पास आए, 1 बार नहीं आए, 2 बार आए।
और दूसरी बार भी हमने उनको कहा कि आप या तो उनके साथ रहना चाहते हैं उनके साथ रहिए, हमारे साथ रहना चाहते हैं हमारे साथ रहिए। उन्होंने कहा नहीं मैं आ गया हूँ तो मैं पक्का मन बना के आया हूँ। अब उसके बाद उनकी क्या बात हुई, मुख्यमंत्री ने क्या उनको बोला, हालांकि विक्रमादित्य जी ने हाउस के विधानसभा के दौरान रिजाइन किया कि नहीं किया? उन्होंने कहा है कि मेरे फादर जो कि 6 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 गज जमीन उनके स्टैचू को लगाने के लिए नहीं दी। और हर जगह इनकी हम लोग मुकेश अग्निहोत्री से मिलते थे तो सुखू जी कहते थे कि आप मुकेश अग्निहोत्री से काम करवा लो। अब विक्रमादित्य और रानी प्रतिभा सिंह से मिलते थे, आप तो उनके आदमी हैं, उनसे काम करवा लो। हम लोग तो पिस गए और इसी तरीके से बहुत सारे लोग पिस रहे हैं। छोटे मुख्यमंत्री बड़े छोटे दिल के मालिक हैं, दिल बड़ा छोटा है। आदमी मुख्यमंत्री बन गया उसको दिल बड़ा करना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। वो सरकार के मुखिया हैं और परिवार जो है, जो 43 के 43 परिवार के लोग थे, उनको कैसे चलाना है ये राजेंद्र राणा की जिम्मेवारी नहीं, उनकी जिम्मेवारी थी। कहीं ना कहीं इस बात में सत्यता तो है कि साथ आपको विक्रमादित्य का जरूर मिला, निश्चित तौर पर था, और प्रतिभा जी का भी था, बैकिंग थी इनकी आपको। तो रानी प्रतिभा सिंह जी ने कई बार बोला कि भाई राजेंद्र राणा जो आप फर्म रहे अपने डिसीजन पे, लेकिन ये बैकफुट पे आ गए। देखिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर रानी प्रतिभा सिंह जी ने कई बार कहा कि मैं इन लोगों की ग्रीवेंसेस जो थी वो हाईकमान को भी मैं कई बार बोलती रही। मैं व्यक्तिगत तौर पर हाईकमान से कई बार मिला, पर वहाँ तो सुनवाई कोई नहीं है। वो हाईकमान है भी कांग्रेस की कि नहीं है मुझे नहीं लगता है, वो तो एक हवा में हाईकमान है, मुझे नहीं लगता हाईकमान है। एक कांग्रेस पार्टी का जहाज पूरी तरह डूब चुका है, इस बार 20 का आंकड़ा टच नहीं करेगी पूरे देश में कांग्रेस। तो जिस जहाज पे राणा जी अब आप चढ़ गए हैं वो तो ऑलरेडी ओवरलोडेड है। बीजेपी का जो जहाज है उस पे तो ऑलरेडी इतने लोग हैं कि 6 बराती, उनसे आप 6 बराती आ गए। जैसे मान लीजिए इतना ओवरलोडेड है कि जो अंदर बैठे हो कह रहे हैं कि इनको धक्का दो, इन पे बाहर फेंको। लेकिन हाँ ये है कि हाई कमांड के डर से कोई कुछ बोल नहीं रहा है। देखिए आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते? आप इस बात को, मेरा प्रश्न का आपसे है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जो जहाज है वो इतना मजबूत जहाज है कि उसमें हमारी तरह 50 और भी सवारियां आ जाएंगी तो भी जहाज डूबेगा नहीं, वो किनारे पर ही तैरता रहेगा और चलेगा। ये मजबूत जहाज है, इसलिए। लेकिन उस जहाज में कैप्टन बनना बड़ा मुश्किल काम है। देखिए हम कैप्टन नहीं बनना चाहते, हम जहाज की सवारी ही ठीक है, पर सुरक्षित तो हैं, डूब तो नहीं रहा है। अब देखिए, आपको लगता है कि ये जो भाजपा के अंदर ये फैसला आपका सही है? आपको लगता है, क्योंकि भाजपा एक ऐसी इतनी बड़ी पार्टी है आज की डेट में, आज की तारीख में भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए आज तो उनको जरूरत है, मेरी बात आप मेरा प्रश्न सुनिए। आज तो उनको जरूरत है, उनको लग रहा था कि उधर से छोड़ के आए हैं तो हम मौके का फायदा उठा लेते हैं, सरकार गिर जाएगी, हमारी सरकार बन जाएगी। इस बात की क्या गारंटी है कि सरकार, मान लीजिए जैसे आज दावे किए जा रहे हैं, आपने भी दावा किया, जयराम जी बार बार दावा कर रहे हैं, और कल आपकी हमीरपुर में रैली थी, वहाँ भी फिर एक दावा हो गया जी 4 जून के बाद सरकार हमारी बनेगी, भाजपा की सरकार बन जाती है राजेंद्र राणा जी। इसकी क्या गारंटी है कि आपको मंत्री बना दिया जाएगा या आपको वो मान सम्मान मिलेगा जिसको आप ढूंढ रहे हैं? फिर ये पार्टी भी छोड़ देंगे? देखिए मेरा मान सम्मान मंत्री बनने से नहीं है, मेरा मान सम्मान सुजानपुर की जनता के मान सम्मान से है। उनके काम होने चाहिए, डेवलपमेंट के काम होने चाहिए। और एक बात बताइए कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता दूसरी पार्टी को छोड़कर शामिल हुआ और उसके साथ कोई कमिटमेंट हुई, एक कमिटमेंट बता दो कि जो भारतीय जनता पार्टी में पूरी ना की हो। भारतीय जनता पार्टी में जो आदमी जाता है उसके साथ कोई कमिटमेंट हो जाए तो पत्थर पे लकीर होती है, वो पूरी की पूरी की जाती है। आपके साथ क्या कमिटमेंट है? मेरे साथ कमिटमेंट है कि सुजानपुर की जनता के जो आप काम बोलेंगे, सरकार बनने के बाद पूरे के पूरे काम किए जाएंगे और कोई कमी नहीं रखी जाएगी। मेरी लड़ाई सिर्फ सुजानपुर के कामों पर। अब आपको लगता है कि अब जो परिस्थितियां आज बनी हैं, इन परिस्थितियों में धूमल साहब आपकी दिल से मदद करेंगे? देखो, धूमल जी के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है। कुछ समय के लिए 10-11 साल के लिए ठीक है, पार्टियां अलग हुई हैं, पार्टी अलग हुई है क्योंकि कई बार राजनीतिक सर्वाइवल का सवाल आता है और हम लोग दूसरी पार्टी में गए हैं, परंतु इतने पार्टियां अलग होने के बावजूद भी हमारे मन भेद नहीं रहे। चुनाव लड़ता है आदमी, वो विचारों की लड़ाई होती है, पार्टियों की लड़ाई होती है, परंतु हमारा कोई भी किसी भी ऐसा काम हम लोगों ने नहीं किया है कि हम एक दूसरे के खिलाफ बोले। इसलिए आज भी हम उसी तरीके से मिलते हैं। मतलब आपको लग रहा है परसों उनका जन्मदिन था, वहीं था मैं, 2-3 घंटे वहाँ रहा, मैं खाना वहाँ खा के आया। और आज इस चुनाव क्षेत्र में सुजानपुर में हर जगह हम अनुराग ठाकुर जी के लिए वोट मांग रहे हैं और मैंने कहा जितने वोट मुझे डलेंगे उससे 10-20-50 वोट अनुराग के लिए जल्दी फालतू पड़े। और हमारा इस बार प्रयास है कि अनुराग ठाकुर जी इस बार
पांचवी बार और 5 लाख पार जो है वो से जीते। ऐसा भी देखा गया है कि सडनली क्या हो गया है, जब जैसे बाई इलेक्शन हुआ है, डिक्लेयर हुआ है कि आपके सुजानपुर में, नाम तो नहीं, मैं शायद नहीं लूँगा, लेकिन छोटे मोटे जो खिलाड़ी हैं, लीडर हैं, वो आगे हैं, वो क्या मुख्यमंत्री ने भेजे हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, कि वो अपनी राजनीतिक भूमि तलाश कर रहे हैं? देखिए, जब कोई सीट खाली होती है, मैदान खाली होती है, तो Subscribe to the News Radar.